आज के अंक में जो झारखंड में पिछले एक सप्ताह से नशा मुक्ति अभियान चल रहा था, जिसका आज समापन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किया गया, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पे सुने हैं कि जो झारखंड से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाने वाला है। कुछ पुराने चेहरों को हटाया जाएगा और कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये तो दो मुख्य मुद्दे होंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नशा मुक्ति अभियान से। दोस्तों, झारखंड में ग्रामीण अंचल में भी जो दारू है, हड़िया है या इस तरह का और भी जो मादक पेय पदार्थ हैं, वो सदियों से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता रहा है और सदियों से लोग इस व्यसन से ग्रसित रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि कई बार और कई जगहों पे ये देखा गया कि इनके आर्थिक बदहाली का कारण जो है ये नशा ही है। तो हड़िया तो आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हड़िया एक तरफ जहां वो नशा का सामान है, तो दूसरी तरफ वो यहाँ के संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ का कोई भी, खास करके आदिवासी समाज का कोई भी सांस्कृतिक महत्व का पूजा पाठ या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना हड़िया के पूरा नहीं होता है। ये शुरुआत से ही आदिवासी समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। तो जहां तक इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज के तारीख में आप रांची या किसी भी जो भी यहाँ के बड़े शहर हैं झारखंड के, कहीं भी आप चले जाएं, वहां के सड़कों पर आपको महिलाएं जो है रोड किनारे हड़िया बेचते हुए मिल जाएंगी। लोगों का कहना है कि इसमें वो लोग जो नशीले टैबलेट तक का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात नशीली टैबलेट को जो है उस हड़िया जो मादक पदार्थ है उसमें वो लोग घोल देती है और उसका लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कई परिवार बर्बाद हो गए, कईयों का स्वास्थ्य खत्म हो गया और कई लोग रोड पे आ गए। तो ये तो समस्या है, लेकिन एक नई समस्या जो आजकल उभर के आई है वो है ब्राउन शुगर, अर्थात नशे के नए नए जो रूप हैं वो अब लोगों के सामने आने लगा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस, गांजा, ये सब के सब खुलेआम और इसके शिकार जो है मुख्य रूप से युवा लोग हो रहे हैं, जो खास करके 15 से लेकर के 35 तक के ब्रैकेट जो है उम्र का, इस ब्रैकेट के लोग इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, कईयों की तो मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इसका प्रभाव जो है उनके संबंधों पर, खास करके उन जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उनके खुद के अपने परिवार से भी संबंध जो है वो ठीक नहीं रह पाता है। आर्थिक समस्या तो लाता ही लाता है, लेकिन पारिवारिक ताना बाना को भी ये नशा तोड़ता है। और गवर्नमेंट के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। लेकिन इसमें एक समस्या है। एक तो ये आप 5-6 दिन का ये अभियान था और इसका मुख्य मकसद जो था वो लोगों को जागरूक करना था, कि जागरूकता फैलाना, जिससे कि लोग नशा से दूर रहें, नशा को ना कहें और स्वास्थ्य को हाँ कहें, जो इसका नारा भी था। लेकिन 4-5 दिन के इस अभियान में मुझे नहीं लगता है कि झारखंड के लोगों पे इसका कोई प्रभाव पड़ा है या पड़ने वाला है। अगर आपको ये अभियान चलाना है तो आप इसको एक मिशन मोड में जो है कम से कम जो है 1-8 साल तक लगातार चलाइए। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या और कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर न सिर्फ आप पोस्टर चिपकाइए, वो तो बड़ा ही औपचारिक सा काम है, वहां पर जा करके लोगों को आप जागरूक कीजिए। खास करके स्कूल में, जहां पर जो बच्चे, खास करके 10वीं 12वीं के बच्चे जो कि इस नशा के शिकार हो रहे हैं, आप उनको टारगेट कीजिए और वहां पर मिशन मोड में एक लंबे समय तक इस अभियान को चलाइए। तब इसका कुछ फायदा हो सकता है। और बच्चों के साथ साथ अभिभावक जो गार्जियंस हैं उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़िए। इससे होगा क्या कि अभिभावक से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो अपने बच्चे पर निगाह रखें कि क्या उसके व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है, और अगर बदलाव आ रहा है तो उसका कारण क्या है। तो स्वाभाविक है कि माँ बाप जो होता है वो सबसे पहले अपने बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन को समझ सकता है और तत्काल और समय रहते उसका इलाज भी किया जा सकता है। तो ये तो रही दोस्तों नशा मुक्ति अभियान के बारे में, जिसकी आज समाप्ति। लेकिन इस नशा मुक्ति अभियान का एक और पहलू जो झारखंड में उभर कर सामने आया है
वो पहलू ये है दोस्तों कि चोर चोर मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो चोर उचक्के हैं वो इस नशा मुक्ति अभियान में बड़ा योगदान दे रहे हैं। सरकार ने अपनी राजस्व बढ़ाने के लिए हर जिले हर कस्बे में सरकारी शराब की दुकान खोल रखी है। अर्थात सरकार जो है ठेकेदारों के मदद से या कई जगहों पर सीधे भी वो शराब बेचती है। और पिछले 15 से 20 दिन के अंदर रांची से लेकर के जमशेदपुर तक जितने भी सरकारी दुकान है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वहां पे चोरी हो रही है। वहां पे जो महंगी शराब की बोतल है उसको उठा के ले जाया जा रहा है, और वहां जो कैश है जो कई बार लाखों में होता है, 2-4-5 लाख का बिक्री हुआ होता है, वो सबके सब चोर उठा के ले जा रहे हैं। और ये सब घटनाएं हो रही हैं थाना से मुश्किल से 500 मीटर के दायरे में ही। कई जगहों पे तो 100 मीटर दूर है शराब दुकान से पुलिस थाना। और इन सब जगहों पे चोरी हो रही है और बड़ी प्रेम से चोरी हो रही है। और चोरी के साथ साथ पुलिस जो अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान में कोई कमी नहीं है। आप पुलिस के मेहनत पे उंगली नहीं उठा सकते हो, बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। चोर जो है एकदम मुस्तैद है और वो एकदम आराम से पूरा कैश, जो महंगी शराब की बोतल है, वो सबके सब उठा के ले जा रहा है। इसका एक दूसरा पहलू है दोस्तों, इन शराब के दुकानों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जो है एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को पर गार्ड या पर सिक्योरिटी पर्सनल 15 से 18 हजार रुपया खर्च कर रही है, हर महीना देती है। और वो सिक्योरिटी एजेंसी उस गार्ड को कितना पैसा देता है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार जो है सरकारी दुकान की सुरक्षा के लिए वो 15 से 18 हजार रुपया हर माह इन सुरक्षा एजेंसियों को दे रही है। अब ये सुरक्षा एजेंसी कहाँ पे सोए रहते हैं? पैसा तो सरकार का जा रहा है। एक तरफ सरकार जो है गार्ड पे पैसा खर्च करे, दूसरी तरफ जो पैसा इन शराब दुकानों से राजस्व में, राज्य के राजस्व में शामिल होना चाहिए तो वो भी जा रहा है। तो सरकार को डबल घाटा है। डबल घाटा क्योंकि इन शराब दुकानों को इसलिए खुलवाया गया था जिससे कि जो राज्य के राजस्व है उसमें वृद्धि हो और सरकार जो है कुछ लोक कल्याणकारी कार्य से कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन इससे एक चीज हो रही है, शायद चोरों की मंशा जो सरकार समझ नहीं पाई है। चोरों की मंशा शायद ये है कि शराब रहेगा ही नहीं तो शराबी पिएगा कैसे, तो इसलिए बोतल ही गायब कर दो और जो उसे पैसा आ रहा उसको भी गायब कर दो। हो सकता है सरकार तंग आकर के उन दुकानों को बंद कर दे तो शराबियों को शराब नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में इन चोरों के द्वारा जो है नशा मुक्ति अभियान में अभूतपूर्व योगदान है। इनके योगदान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार को अब तक जिस सिक्योरिटी एजेंसी को वो इतना पैसा हर महीना दे रही है उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, या तो उसको लात मार के भगा देना चाहिए था, या तो उससे वसूली की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि शराब जहां है वहां घोटाला तय है। चाहे वो दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या फिर अपना झारखंड हो, कोई भी जगह जहां भी शराब का कारोबार होगा वहां तो भैया घोटाला होगा ही होगा। अब उसका स्तर अलग अलग हो सकता है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि थाना से 100 मीटर की दूरी पर शटर तोड़ करके चोर जो है पैसा कैश लेके भाग रहा है, वहां से शराब की बोतलें सजा करके लेके भाग रहा है और पुलिस को खबर नहीं है। और पुलिस जांच कर रही है, पूरी तत्परता से जांच हो रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम निकल करके नहीं आ रहा है। और जो सिक्योरिटी एजेंसी है जिनको इसका ठेका दिया गया है कि तुम जो है इन दुकानों की रक्षा करोगे, उसके गार्ड कहाँ सोए पड़े हैं, या उस गार्ड सिर्फ कागज पे हैं, क्योंकि कागज पे तो झारखंड में बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, शायद ये भी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अंत में सरकार को इन चोरों को धन्यवाद देना चाहिए कि नशा मुक्ति अभियान में ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। दोस्तों राज्य के मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें कई दिनों से, विस्तार कहिए या बदलाव कहिए, दोनों की खबरें बहुत दिनों से आ रही थी। अब अंततः खबर आया है कि चुनाव से पहले 2-3 महीना पहले अंततः जो है झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
लोगों का कहना है कि भाई आलमगीर आलम जो थे वो अल्पसंख्यक समाज के थे, मुस्लिम समाज के थे, अब वो तो जेल चले गए। अब उनको कोई रिप्लेस जो करेगा वो कोई अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम ही होना चाहिए, क्योंकि और तो उनको कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है, और वो कांग्रेस कोटे का होना चाहिए, क्योंकि आलमगीर आलम जो है कांग्रेस के हैं। तो उनको जो रिप्लेस करेगा वो भी कांग्रेस का ही एमएलए होना चाहिए। तो इरफान साहब की लॉटरी लग गई है। इरफान साहब जो हैं, इरफान अंसारी जामताड़ा के जो एमएलए हैं, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना, मंत्री बनना आप समझ लिए करीब करीब 100% तय है। और बेचारे बहुत दिन से परेशान भी थे, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, तो कभी वो हेमंत सोरेन के लक्ष्मण बन जाते थे, और मैंने हर तरह के, अपना ना हो तो कल्पना सोरेन का नाम आगे करना कि भैया इनको डिप्टी सीएम बना दो, इस तरह की बातें वो करते थे, और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना तेल लगाए तो आजकल कुछ होता नहीं है। तो वो काफी तपस्या कर रहे थे, और लगता है कि अब उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, उनको मंत्री मंडल में शामिल कर लिया जाएगा और वो मंत्री बन जाएंगे। दूसरे व्यक्ति जिनके लिए दुख की खबर है वो है बादल जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका जाना लगभग तय है, क्योंकि वो भी कांग्रेस के हैं और उनको अब जाना पड़ेगा। उनके जगह पे अब किसको मंत्री बनाया जाएगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन एक दो सुगबुगाहट और है। बैद्यनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है, कि उनको किसी तरह से मंत्रिमंडल में लाया जाए। वो जैसा कि आपको पता ही है कि वो दलित समाज से आते हैं, तो दलित समाज की भागीदारी अब तक जो है झारखंड के मंत्रिमंडल में नहीं है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि उनको शामिल करके चुनाव से कुछ पहले ही भले ही हो, लेकिन दलित समुदाय में ये संदेश भेजा जाए कि देखो भाई, मंत्रिमंडल में तुम्हारा भी प्रतिनिधित्व है। इन सब के बीच में एक और खबर है कि कल्पना सोरेन को कुछ लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है। कुछ लोग इसके पक्ष में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सही कदम नहीं होगा, क्योंकि अब 3-4 महीना तो सिर्फ बाकी है सरकार के पास, 3-4 महीने बचा हुआ है, क्योंकि उसमें तो इलेक्शन होगा। तो लोगों का कहना है कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उनको जो है अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जनता के समक्ष पेश किया जाए, और उनको इन छोटी मोटी मंत्री वगैरह बना करके उनके जो प्रतिभा है उसको नष्ट न किया जाए, उसको जाया न किया जाए। तो जैसा कि कल के वीडियो मैंने कहा था कि इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी जो चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी हो उसका इनको अध्यक्ष बना दिया जाए या प्रमुख बना दिया जाए, जो भी नाम दिया जाए, जिससे कि ये पूरे प्रदेश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर सकें और लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के प्रति आकर्षित कर सकें। अगर ये मंत्री बन जाती है, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाती है, तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनको पूरा करना होगा। तो स्वाभाविक है कि वो पूरा समय तो फिर चुनाव प्रचार में दे नहीं पाएंगी। इसलिए लोगों का कहना है कि इनको अभी जो है मंत्री न बनाया जाए। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये तो तय मान लीजिए कि इरफान अंसारी का मंत्री बनना 100% तय है, और बैद्यनाथ राम के नाम पे अगर छींका फूटा तो वो भी मंत्री बन जाएंगे। वैसे आपको याद होगा दोस्तों, जब चंपई सोरेन शपथ लेने गए थे मुख्यमंत्री का, तो इनका नाम भी, बैद्यनाथ राम का नाम भी शपथ लेने वाले मंत्रियों के लिस्ट में था, लेकिन ऐन वक्त पे और इनका कहना था कि कांग्रेस के दबाव में इनको शपथ नहीं दिलवाया गया था, और ये मंत्री बनते बनते चूक गए थे, और उस समय इन्होंने काफी नाराजगी भी जताई थी, लेकिन फिर वरिष्ठ नेताओं के समझाने पे शांत हो गए थे। तो हो सकता है कि अब जो है इनको ये मौका मिले। और दूसरा ये भी चाहिए कि बैद्यनाथ राम जो है, इससे अभी जो वर्तमान में जो झारखंड सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल है उसमें दलित समुदाय का कोई नहीं है। तो बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल करके दलितों के बीच अच्छा संदेश भेजने का प्रयास तो होगा ही। अगर कर देते हैं तो अच्छा संदेश भी जाएगा। अब देखिए क्या होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आपने देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में।